पुनः आप सबका स्वागत है हमारे इस दूसरे पैनल के मंच पर। न्यू एज एग्रो चुनौतियों से आगे। इस सेशन में हमारे साथ मंच पर हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र मणि जी, चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री महेंद्र सिंह सवन्नी जी, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका। श्री भूपेंद्र पांडे जी, अपर संचालक उद्यानिकी विभाग छत्तीसगढ़, स्वागत है आपका। डॉक्टर गिरीश चंदेल सर, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और श्री सी बी लौंडेकर जी, अपर संचालक कृषि विभाग छत्तीसगढ़, नमस्कार। आप सभी का जोरदार तालियों के साथ हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। शुरुआत करेंगे ज्ञानेंद्र जी के साथ में। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी, नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जिसके बिना विकास के कई पायदान हम अधूरे पाते हैं। नाबार्ड का और छत्तीसगढ़ की कृषि और कृषकों का बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू की तरह नाता है। आप थोड़ा बताएं, नाबार्ड के द्वारा कृषि क्षेत्र में जो आप प्रयोग कर रहे हैं, किसानों को मदद दे रहे हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं, सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, वो क्या क्या हैं? नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। नाबार्ड जैसा आप सभी को विदित है, कृषि एवं रूरल क्षेत्र के लिए काफ़ी बहुत सारे अपने प्रयास करता रहता है। और कृषि के क्षेत्र में बेसिकली जो हमारा शुरुआत होती है नाबार्ड के रोल की, वो होती है प्लानिंग की। हर एक ज़िले के लिए हम लोग पोटेंशियल असेस करते हैं कि कृषि क्षेत्र में और दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर में कितना क्रेडिट अगले साल दिया जा सकता है विभिन्न बैंकों द्वारा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा। इसकी हम प्लानिंग करते हैं, जो बाद में वही टारगेट बन जाता है बैंक्स के लिए, और वो उसके हिसाब से फिर सारे बैंक प्रयास करते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ होता है, नाबार्ड जिन बैंक्स को फिनेंशियल रिसोर्सेज की कमी पड़ती है उनको रिफाइनेंस भी देता है, कंसेशनल रिफाइनेंस देता है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ कंसेशनल रिफाइनेंस आते हैं जो हम लोग पास ऑन करते हैं। तीसरा जो मेजर रोल है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हैंड होल्डिंग सपोर्ट ना केवल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, उसके अलावा फार्मर्स के लिए भी हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनके लिए डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, एनजीओज़ के द्वारा, डिफरेंट के द्वारा उनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इवन इंस्टीट्यूशनल जैसे NIBSM, बायोटेक स्टेट मैनेजमेंट, उनके थ्रू भी हम बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते रहते हैं जहां फार्मर्स की हैंड होल्डिंग हो। जहां तक कृषि बात है, अगर आप देखें पिछले 22-23 की है, 22-23 में हम लोगों ने जो कृषि ऋण, टोटल ऋण दिया था प्रायोरिटी सेक्टर में 63,000 करोड़ का था। उसमें 24,000 करोड़ कृषि क्षेत्र में गया और 35,000 करोड़ लगभग गया है हमारे MSME सेक्टर के लिए। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे मार्केटिंग की भी उन्हीं ज़िलों में बहुत सारे रूरल हाट स्कीम है, रूरल मार्ट स्कीम है, आगे चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करें इस वहाँ पे। सर, ये जो बोधघाट प्रोजेक्ट है इसमें भी आप लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप कह रहे हैं सिंचाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बोधघाट में नाबार्ड का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप देखें पूरे बस्तर रीजन की बात करें तो करीब 500 प्रोजेक्ट हम लोगों के वहाँ पे दिए हैं, संचालन में हैं। 163 प्रोजेक्ट तो रूरल रोड्स के हैं, सौर सुजला योजना के काफ़ी हैं। JJM में भी हम लोगों ने, ड्रिंकिंग वाटर में भी हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किए हैं। सो बहुत सारे ऐसे 500 प्रोजेक्ट, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे बस्तर रीजन में चल रहे हैं। लेकिन अब बदल रही है तस्वीर, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो बस्तर में संभावनाएं असीम पाते हैं। जैसा आपने भी बताया कि पूरे राज्य में KCC के अनुपात में बस्तर में भी आप लोग अभी सतत प्रयासरत हैं, तो वहाँ तस्वीर बदल रही है अब धीरे धीरे। काफ़ी बदल रही है सर, और बैंकों के प्रयास से, क्योंकि हम लोग बैंकर्स को भी काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं और फार्मर्स लेवल पे भी काफ़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ महेंद्र सिंह सवन्नी साहब हैं, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड। ये एक ऐसी जगह है जहाँ किसानों का एसोसिएशन सबसे पुराना, सबसे लंबा रहा है। किस तरह की नई सुविधाएं और नवाचार हम लगातार करते हैं कि किसान और सुविधा प्राप्त करें और अपने उपज को लेकर के तरक्की प्राप्त कर सकें? सवन्नी जी, जैसा कि आप लोग विदित ही हैं कि उत्पादन तभी बढ़ता है जब आपके पास मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध हो। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ का जो सिनेरियो है, उसमें टोटल प्रोडक्शन का लगभग 70% जो उत्पाद है वो धान है, और धान के बेहतर विपणन के लिए राज्य शासन ने
प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान क्रय करने की योजना बना रखी है। तो मंडी विपणन बोर्ड ने इसी कड़ी में सारी सोसाइटियों को अपना उप मंडी प्रांगण घोषित किया है और सभी सोसाइटियों में चरणबद्ध तरीके से कृषकों की सुविधाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं संरचनाएं विकसित करने की योजना है और उसमें प्रथम चरण में हमने लगभग 120 करोड़ के काम स्वीकृत करके 2200 सोसाइटियों में ये काम प्रारंभ भी किए थे और लगभग पूर्ण हो चुके हैं। आगे कुछ हमने 600 प्राथमिक सहकारी समितियों में किसान कुटीर, जहां पर किसान चूँकि 12 महीना प्राथमिक सहकारी समितियों में अपने खाद बीज या समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए आता है, तो उनके बैठने की व्यवस्था हो, उनके लिए छोटी सी कैंटीन हो, शौचालय हो, तो ये हमने लगभग 600 प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों में किसान कुटीर बनाए हैं। आगे भी हमारी योजना ये है कि चूँकि हमारा मंडी प्रांगण में अब धान 70% मैंने बताया टोटल प्रोडक्शन इन छत्तीसगढ़ का धान है और सरकार समर्थन मूल्य पर लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में किसानों से प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से धान क्रय कर रही है, तो मंडियों तक अब उनकी आवक जो है कम हो गई है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ये हो गया है कि अब जिस लेवल तक किसान हमारा जा रहा है उस लेवल तक हम उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तो वो हम प्राथमिक सहकारी समितियों में कर रहे हैं। मंडी में हमारे पास आवश्यक सुविधाएं पहले से पूर्ण हैं, जहां आवश्यक होता है वहां हम मंडी में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमने कुछ जो ट्राइबल बेल्ट की मंडियां हैं, जहां हमको लगता है कि धान के अलावा कुछ जैसे वनोपज भी होता है, इनके लिए कुछ विपणन की व्यवस्था हो, तो ये हमने ऐसी 5 मंडियों को ई-नैम से जोड़ा है। सवन्य जी, अब थोड़ा आधुनिकीकरण की तरफ किसान भी बड़े आकर्षित होते हैं। पहले से ज़रूरतें, बुनियादी ज़रूरतें तो चाहिए अच्छे दाम के साथ, व्यवस्थाओं के साथ, मूलभूत सुविधाओं के साथ, लेकिन अब थोड़ा आधुनिक कैंपस की तरफ भी लोग आकर्षित होते हैं, किसान आकर्षित होते हैं, जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो मार्केट, उस तरफ भी ध्यान है मंडी बोर्ड का? मंडी बोर्ड का ध्यान उस तरफ भी है निश्चित रूप से, परंतु जो पुराने अनुभव हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। जैसे हमने वैल्यू एडिशन के लिए मंडियों में ग्रेडिंग मशीन लगाई है, वो हमने 20 मंडियों में ग्रेडिंग मशीन लगाई थी कि वैल्यू एडिशन के रूप में वो अगर किसान चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी उपज को ग्रेडिंग करा के उसके बाद बेच लें। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रयास या किसानों का सहयोग हमको नहीं मिल पाया और वो हम वैल्यू एडिशन के लिए जो स्कीम चलाए थे वो हमको बंद करनी पड़ी। दूसरा, हमने गोडाउंस बना रखे हैं मंडियों में। गोडाउंस का बनाने का मतलब ये है कि यदि किसान को लगता है कि आज उसकी उपज का मूल्य अधिक प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो अपनी उपज को गोदाम में सुरक्षित रख सकता है विदाउट एनी कॉस्ट, और जब वो चाहे तब 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब उसे लगता है कि मुझे मूल्य अच्छा मिलेगा, तब वो अपनी उपज को विक्रय कर सकता है। तो वो जो मार्केट में रेट फ्लक्चुएट होते हैं, तो वो उसके लिए ये हमने लॉन्च कर रखा था, गोडाउन बना रखे हैं मंडियों में हमने जी। तो वैल्यू एडिशन के लिए बताया मैंने आपसे कि चूँकि वो उसी लेवल पे मोस्टली उनके ग्राम लेवल पे ही धान खरीदी हो रही है, तो वो नहीं हो रहा है। अभी तीसरा एक AIF फंड जो नाबार्ड नोडल एजेंसी भी है, मंडी बोर्ड भी है, तो उसमें AIF फंड एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। उसमें किसान यदि पोस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम के बाद वैल्यू एडिशन के लिए कोई यूनिट डालना चाहता है, प्रोसेसिंग यूनिट डालना चाहता है, गोडाउनिंग करना चाहता है, कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहता है, या कोई FPO ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करना चाहता है, जी जी, तो वो ऑनलाइन आवेदन करेगा तो उसको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन अलग से मिलता है। जो गवर्नमेंट की योजनाओं के तहत उसको जो अनुदान या लाभ प्राप्त होना, उसके अलावा उसको बैंक से 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है, प्लस उसकी बैंक गारंटी भी 2 करोड़ तक पहले जो थी, शायद अभी भी 2 करोड़ है, 2 करोड़ रुपए तक उसको बैंक गारंटी की भी जरूरत नहीं है। उसकी बैंक गारंटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है। जी, मैं चाहता हूं कि एक बार इन सारे प्रयासों के लिए आप लोग खुलकर तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये सारे वो प्रयास हैं जो आपकी आवश्यकता रहे, आने वाले समय की ज़रूरत का भी ख्याल बोर्ड रख रहा है।
और जो आप चाहते हैं वो भी आप खुलकर सुझाव या अपनी समस्याएं इनके प्रतिनिधियों तक पहुंचाएं, इन तक पहुंचाएं, ताकि ये उस मुताबिक भी काम और सुविधाएं आप तक लेकर आएँ। मैं थोड़ी देर बाद पुनः सवनी जी के पास जाऊंगा। भूपेंद्र पांडे साहब के पास मैं फिलहाल चलता हूं, उद्यानिकी विभाग से। उद्यानिकी की असीम संभावनाएं प्रदेश में देखी गई थी, बहुत से नए प्रयोग नवाचार हुए। अभी इन वर्षों में आप उद्यानिकी के सेक्टर में प्रदेश को कहाँ पाते हैं, और अभी क्या नए ऐसे प्रयोग हैं जो आप देख रहे हैं प्रदेश में चल रहे हैं, किन इलाकों में चल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। अभी उद्यानिकी विभाग का जो टोटल एरिया है हमारा लगभग 8.5 लाख हेक्टेयर का है जी। जो कि हम सर थोड़ा माइक पास कर लीजिए। हाँ, जो कि हम भारत से अगर हम तुलना करना चाहें तो हमारा जो परसेंटेज है, जो भारत के जो एरिया है उसका 3% हम लोग कवर कर रहे हैं हमारा एरिया, और हम एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से 12वें और 13वें नंबर पे हमारा स्थान है। और सब्जी के मामले में हमारा जो छत्तीसगढ़ है बहुत समृद्धशाली है, और जो उत्पादन भी अन्य राज्यों से बहुत अच्छा है, और सब्जी में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसमें नए नए प्रकार के सब्जियां आ रही हैं, और फलों में भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी जैसे नवाचार में हमारे ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ किसान अभी जसपुर और बलरामपुर में लीची की खेती भी प्रारंभ किए हैं, और जो बहुत अच्छा उसका चल रहा है। साथ ही साथ अब हम फ्लोरिकल्चर में भी अच्छा चल रहे हैं, जैसे महासमुंद है रायपुर के आसपास, और बस्तर कोंडागांव में। सर माइक थोड़ा पास करें। बस्तर कोंडागांव में फ्लोरिकल्चर का अच्छा काम चल रहा है। तो अभी हमारे यहाँ के जो गुलाब है भुवनेश्वर वगैरह एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार का उद्यानिकी में नवाचार के साथ साथ हम अन्य फसलों को भी बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, और अभी हम लोग के द्वारा सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जा रहा है फलदार में, जैसे मान लो हमारे यहाँ का जो केजी गुआवा है, ये केजी गुआवा जो है जो बड़े साइज़ के आ रहे हैं, ये अपने यहाँ से हमारे जो किसानों के द्वारा नर्सरी है उसके द्वारा हमें गर्व करना चाहिए कि आंध्रा, उड़ीसा, गुजरात जा रहा है। हमारे यहाँ पे वेजिटेबल जो सीडलिंग है, ग्राफ्टेड पौधे, ये भी किसानों के द्वारा हमारे विभाग के द्वारा 6 हमने प्लग टाइप यूनिट खोल रखा है, जिसमें हम सीडलिंग्स देते हैं किसानों को। उनके मांग के हिसाब से एक नॉमिनल चार्ज है, और कुछ किसानों ने अपने स्वयं कर रखा है। और इस प्रकार का करीब करीब हमारे राज्य से ग्राफ्टेड पौधे दूसरे राज्य को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। जिससे कि उत्पादन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और जो विल्ड का प्रॉब्लम है वो विल्ड का प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब हमारे किसान सीड की जगह सीडलिंग्स पे ज़्यादा जा रहे हैं, जिससे कि उनको रोग मुक्त और अच्छे पौधे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार का हमारे, और इसके लिए हम लोगों ने जो नर्सरी तैयार करने के लिए प्लग टाइप की हमने अभी तक 4-5 किसानों को करीब उसमें हम 1 करोड़ रुपए का अनुदान देते हैं। 1 करोड़ का यूनिट है, 54 लाख करीब उसमें हम लोग अनुदान देते हैं, और इस टाइप का ये हो रहा है। अभी हमारे यहाँ मशरूम का भी कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। मशरूम के लिए भी हम लोग करीब जो प्रोडक्शन के लिए 8 लाख रुपए का अनुदान देते हैं। कुछ ऐसे BSc वाले लड़के हैं जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार स्क्वायर मीटर पे कर रहे हैं, और जिससे करीब करीब मैं उनसे कई बार चर्चा किया हूं, तो महीने में 1 लाख रुपए तक का वो उससे उतने छोटे से एरिया में जी तो 1 लाख रुपए तक का बिक्री कर रहे हैं जी। तो इस प्रकार का मशरूम का भी एक बहुत अच्छा मार्केट हमारा जी। कुछ नए पौष्टिक चीज़ों के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं फिलहाल डॉक्टर चंदेल के पास में जाना चाहूँगा। डॉक्टर गिरीश चंदेल जी कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, और दशकों से जब से हमने भी प्रयास शुरू किया है तब से यूनिवर्सिटी का, आपका अनुसंधान टीम का एक अभूतपूर्व योगदान कृषि को उन्नत बनाने में रहा है। जब भी आप इस मंच पर आए हैं, भुइयां के भगवान के मंच पर, आपने कुछ हमें नए प्रयोगों से सबको आश्चर्यचकित किया है। अब की बार नया क्या है या हो रहा है, होने वाला है, जिसके बारे में आप यहाँ से इस मंच से किसानों को बताना चाहें? सर की मुस्कान के लिए एक बार मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस प्रदेश की एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जी, जो विगत 35-40 सालों से
किसानों के लिए नई नई तकनीक का विकास कर रहा है। जैसा कि अभी आपने पूछा कि नया क्या है, तो नवाचार के विषय में मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा रहा है। अभी लोगों ने बताया है हमारे कि 70% उत्पाद हमारा धान से ही हो रहा है और हमारी पहचान देश में धान की है। आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में करीब 23,000 राइस की जर्म प्लाज्म का हम लोग संग्रहण करके उसका उत्पादन कर रहे हैं या उसके बीज को सहेज के रखे हैं। पिछले 4-5 वर्षों से हम लोगों ने एक नए आयाम में रिसर्च शुरू किया था, जिसमें हमारे जो लैंड रेसेस में ट्रेडिशनली बहुत सारे लोगों ने ये जानकारी दी हुई थी कि इसमें क्या औषधि गुण पाए जाते हैं। मुझे आज बताते हुए आप सबको बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की एक ऐसी लैंड रेस जो हमारे बस्तर क्षेत्र से लोगों ने कलेक्ट की थी, उसमें हमने कुछ ऐसे गुण दोष पाए हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम खाने से वो बढ़ेगा। उसको नाम दिया गया है, हमारी अभी स्टेट की जो वैरायटी रिलीज़ कमेटी उनने उसको रिलीज़ किया है, जिसे बोलते हैं संजीवनी का नाम हमने दिया है। आप सबको पता है कि उत्पादन खाद्यान्न का भाई खुल के आप तालियां बजा सकते हैं जी। खाद्य का उत्पादन, ये एक डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि चावल का जितना उत्पादन हमारे देश के नेशनल फूड में जाता है, उसका 22% हमारे छत्तीसगढ़ के किसान उगा कर केंद्र के पूल में जो देते हैं, उस चावल की पूर्ति हम करते हैं। तो हमारे किसान इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। एक और डेटा आपसे शेयर करूंगा कि कनकी जो हमारे यहाँ होती है, ब्रोकन राइस, उसका 17.5 मिलियन टन्स ऑफ जो कनकी है, इसका हम एक्सपोर्ट किए थे। बस ये है कि वैल्यू एडिशन पे हमको काम देना चाहिए। ये जो कनकी है चाइना गई और चाइना से नूडल बन के हमारे देश में वापस आ गई। तो मैं यहाँ के किसानों को ये कहना चाहूँगा कि नाबार्ड संस्था के रूप में भी नवाचार को बहुत बढ़ावा दे रही है। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी अपने तरीके से नवाचार और कैसे यहाँ के युवाओं को कृषि में वापस जोड़ा जाए और स्मार्ट एग्रीकल्चर के साथ स्मार्ट कृषि भी की जाए, इस बात पे हम फोकस कर रहे हैं। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि बहुत से ऐसे युवा किसान हैं हमारे यहाँ जो बहुत से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का और साथ ही साथ जो अभी हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर से और हार्टिकल्चर से आए लोग बता रहे थे, उसमें एक दो डेटा शेयर करूँगा। बेरला बेमेतरा का जो एरिया है, वहाँ से कम 60 से 40 ट्रक रोज़ हमारे यहाँ से टमाटर जो है दूसरे प्रदेशों में जाता है। ये ऐसे ही अगर हम देखें तो आप देखिए सरगुजा का जो क्षेत्र है, सरगुजा में भी बहुत से वेजिटेबल्स यूपी के 2-1 शहर ऐसे हैं, चाहे बनारस हो जाए या लखनऊ है, वहाँ तक के हमारे प्रोड्यूस वहाँ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारे प्रदेश में बहुत डाइवर्सिटी है। हर एक रीजन का अपना एक इनोवेशन है, अपना एक नवाचार है, और उसमें कैसे हम योगदान देके उसको बाजार आधारित कृषि के ऊपर कैसे ध्यान दें, इसमें इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रयासरत है और कुछ नए इनोवेशन हमने किए हैं जिसकी मैंने आपको अभी चर्चा की। अगर कृषि विभाग को आप देखें तो आप जितने भी महानुभावों को, हस्तियों को यहाँ मंच पर देख रहे हैं, तो कृषि विभाग से हमारे साथ में श्री CB लोंढेकर जी हैं, अपर संचालक कृषि विभाग छत्तीसगढ़। मैं उन्हें पुनः स्वागत करते हुए पूछता हूँ, पूरे प्रयासों को अगर सम्मिलित किया जाए तो हर बार कृषि विभाग जब भी भुइयां के भगवान IBC 24 से जुड़ा है तो अपना एक बड़ा लक्ष्य आपने हमारे साथ साझा किया है कि ये हमारा टारगेट है, अभी का, इस समय का, ये डिमांड है और इसके लिए हम ये काम करें। अब की बार क्या है सर, बताने के लिए प्रदेश के कृषकों को? मैं IBC 24 को बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए और सभी को नमस्कार। अभी जो भारत सरकार द्वारा एक PM सर थोड़ा माइक ऊपर कर, भारत सरकार द्वारा एक PM किसान सम्मान निधि के लिए एक हमने सैचुरेशन की तरफ बढ़ने के लिए निर्देश है। अभी वर्तमान में 23,50,000 इस पोर्टल यानी PM किसान में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वो आगामी किस्त जो आएगी उसमें 23 लाख के आसपास किसानों को राशि भी प्राप्त होगी। लेकिन हमारे लिए चैलेंज है वन पट्टाधारी एवं जो PVTG फार्मर्स है,
पीवीटीजी फार्मर्स के लिए मैं आप लोग को आह्वान करना चाहूँगा, किसान भाइयों को, आपके आसपास के जो किसान हैं पीवीटीजी यानी जो पहाड़ी कोरबा है या अमोजमाड़िया, इस तरह के किसान आपके 4-5 जातियाँ हैं, उसमें उन किसानों को अगर आप प्रोत्साहित करेंगे, अपने आप इनकरेज करें उन्हें कि वो जाके रजिस्टर करें, सीएससी में कर सकते हैं या खुद कर सकते हैं मोबाइल ऐप के जरिए, या विभाग के माध्यम से भी आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो लगभग पीवीटीजी के फार्मर्स में अभी 7-8 हज़ार जो हमारे पास आंकड़े आए थे, लगभग 27-28 हज़ार के पीवीटीजी फार्मर्स है करके, उसमें से हम अभी 7-8 हज़ार और बाकी है। और दूसरा मेन है वन पट्टा। मैं ये नहीं कहता वन पट्टा के किसान पीएम किसान में जुड़ा ना हो, लेकिन अभी भी जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो वन पट्टा ही है, तो इसमें ट्राइबल और रेवेन्यू विभाग की भी भूमिका है। अगर हमें उन किसानों के आधार नंबर वगैरह मिल जाते हैं किसानों के माध्यम से, तो हम इसको पूरा कर सकेंगे। मिलेट्स मिशन में हम 21 में देखें तो हमारे पास केवल 96,000 हेक्टर रकबा था। उसके नेक्स्ट ईयर 22 में हमने उसको अचीव किया 1,40,000। अच्छा अचीवमेंट है, आप लोग ने मेहनत की, किसान भाइयों ने, इसके लिए बधाई देता हूं उनको। इस साल भी हम 1,60,000 का लक्ष्य रखे हैं और उम्मीद है कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। और रही कृषि यंत्रीकरण, सभी जानते हैं किसान जो है उनको समय पर लेबर की बहुत आवश्यकता होती है और लेबर मिल नहीं पाते समय पर, ऑपरेशन में डिले होता है, उत्पादन पर कमी या प्रभाव पड़ता है उसका। तो हमारे विभाग में सब मिशन में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सिंचाई के लिए हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इन दोनों का प्रावधान है और किसान उसका अधिक से अधिक लाभ ले, हम यही उम्मीद करते हैं आप लोग से। डॉक्टर चंदेल सर से मैं पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आज की तारीख में बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके बीच में एक इंटरनल कंपटीशन भी चल रहा है और हम कुछ चीज़ों में एकदम अव्वल हैं। क्या लक्ष्य आपको लगता है अभी यूथ को देना पड़ेगा? बहुत से युवा ऐसे हैं, इसी मंच पर आप देखें, जो खेती किसानी नौकरियां छोड़कर फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, उनको आप क्या टारगेट देना चाहेंगे कंपटीशन के हिसाब से? जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपसे बात चर्चा की थी कि हम बाजार मूल और बाजार की व्यवस्था को पहले स्टडी कर लें, उसके वॉल्यूम को समझ लें, उसके अनुसार कृषि के उत्पाद का पहले हम 10% उस पूरे बजट के वॉल्यूम को हम टारगेट करके अगर फोकस करके उत्पाद बनाएंगे, कृषि उत्पादों से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे, इससे पहले बनाने के पहले मुझे ये जानकारी होनी चाहिए कि किस बाज़ार में मैं बेचूंगा, कहाँ बेचूंगा, कितना वॉल्यूम होगा। इन सब चीज़ों की जब हम जानकारी लेके प्रयास करेंगे, इसी को कहते हैं कि बाज़ार आधारित उत्पादन करना या कृषि के उत्पाद को बाज़ार के हिसाब से एडजस्ट करके बनाना। तो ये कार्य अगर अपन करेंगे तो युवा बहुत से ऐसे कार्य कर भी रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, सरगुजा ज़िले में एक जेरेनियम की खेती होती है। उसने जेरेनियम की खेती करके केवल जेरेनियम नहीं बनाया, उससे ऑलरेडी उसने एक एसेंशियल ऑयल निकाला, उसका स्प्रे बनाया और आज उसका टर्नओवर करीब 1 या 1.5 साल में ही, युवा लड़का है, उसका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर का है। ज़ोरदार तालियां हो जाएं आप सभी के लिए। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने हमें वक्त दिया है और भुइयां के भगवान के मंच पर आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।